जय हिंद। मेरा नाम है संजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी एग्रीकल्चर प्री एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का। तो स्पेशल सेशन का ये पार्ट 12 है। अभी तक 11 वीडियो हो चुकी हैं। तो जिन्होंने भी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में रहेगी, तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम टॉप 20 यानी 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का भी हम डिस्कशन करते चलते हैं और वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में भी चर्चा करते हैं। उसका आंसर आपको कमेंट में बताना होता है, फिर उसका सही आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन है, व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू दी सॉइल, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो जब मृदा में कार्बनिक पदार्थ को मिलाया जाता है तो बल्क डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पूरा इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है और इसको आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। जान लेते हैं क्या इसका सही आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है बल्क डेंसिटी इज़ डिक्रीज्ड। यानी याद रखिएगा, जब भी हम मिट्टी में, सॉइल में, मृदा में कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर को हम अगर मिलाते हैं या ऐड करते हैं तो जो बल्क डेंसिटी होती है वो डिक्रीज यानी कम हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे बात हो रही है ट्राइसेम की। ट्राइसेम इज़ अ प्रोग्राम रिलेटेड विथ, यानी ट्राइसेम एक कार्यक्रम है जिसका संबंध है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारे एग्जामों में पूछा भी गया है। एक्सटेंशन का ये क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रूरल डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात करेंगे तो सही आंसर जो हमारा होगा वो होगा रूरल डेवलपमेंट। जान लेते हैं ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है। ट्राइसेम का पूरा नाम है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो ग्रामीण युवा हैं उनको स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेंड किया जाता है। इस प्रोग्राम का नाम है ट्राइसेम। और ये कब आया था, ये भी कई सारे एग्जामों में इसको पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ये 15 अगस्त 1979 यानी कि 1979 में इस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। तो आपको इसको डेट को भी याद रखना है, साथ ही आपको इसका पूरा नाम भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे बात हो रही है द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल बुक इज रिटन बाई, यानी मृदा के गुण एवं स्वभाव किताब या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ये इस प्रश्न में बात हो रही है। ये भी एक एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसके जो ऑथर हैं वो है नाइले सी ब्रेडी। याद रखिएगा, द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल ये जो बुक है ये नाइले सी ब्रेडी इनके द्वारा लिखी गई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। यहाँ पे पूछ रहा है परलेट इज़ अ वेराइटी ऑफ, यानी परलेट की एक किस्म है, यानी किसकी एक किस्म या वेराइटी ये है, ये पूछ रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेप। याद रखिएगा, परलेट जो है वो अंगूर की एक वेराइटी है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इन एक्सटेंशन एजुकेशन एग्जीबिशन इज़ यूज़फुल फॉर, यानी अगर हम हिंदी में बात करें प्रसार शिक्षा में प्रदर्शनी का उपयोग है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है ये और इसका जो सही आंसर है वो है मास कम्युनिकेशन। 3 टाइप के कम्युनिकेशन मेथड्स होती हैं, आपको याद ही होगा या पता होगा आपको। एक तो इंडिविजुअल होती है और एक ग्रुप होती है और एक मास होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा था कि प्रसार शिक्षा में अगर हम प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन का अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो वो किस टाइप की कम्युनिकेशन या किस टाइप की मेथड में वो आएगा। तो एग्जीबिशन जो जनरली होता है वो आपका मास कम्युनिकेशन में ही लिया जाता है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पे बात हो रही है इन केस ऑफ लिमिटेड कैपिटल प्रॉफिट विल बी मैक्सिमाइज्ड व्हेन, यानी सीमित पूंजी के संदर्भ में लाभ को अधिकतम प्राप्त किया जा सकता है। ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है। याद रखिएगा, जब भी हमको प्रॉफिट होगा
या जब प्रॉफिट हमको किस कंडीशन में होता है, जब मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू की, यानी कि MC बराबर MR होता है, उस कंडीशन में हमको मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्टेन हो सकता है या होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को आपको याद रखना है कि MC बराबर MR, तब हमको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारे एग्जामों में इसको पूछा भी गया है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज, यानी कि जल की लंबवत गति को कहते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है ये, और इसका जो सही आंसर है वो है परकोलेशन। इसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स को हम जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन्फिल्ट्रेशन और परकोलेशन और सीपेज। तो इनमें बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन भी होती होगी, तो आप इसको ऐसे समझिए कि जब अनसैचुरेटेड सॉइल होगी, यानी कि जब मिट्टी में पानी की कमी होगी या फिर अगर आप उसमें पानी डालेंगे तो फर्स्ट टाइम जो एंट्री होती है वाटर की सॉइल में, उसको हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ये अनसेचुरेटेड सॉइल में होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अगर मिट्टी में सेचुरेशन की कंडीशन हो गई है, पानी डाल रहे हैं, उसके बाद पानी की एंट्री सबसे नीचे जा रही है, यानी कि सेचुरेटेड कंडीशन के बाद जो पानी नीचे लॉस होता है वर्टिकल मूवमेंट में, तो उसको हम परकोलेशन कहते हैं। यानी कि पहली एंट्री जो होती है उसको तो हम इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, और उसके बाद जब हमारी जो सॉइल होती है वो सेचुरेट हो जाती है, उसके बाद जब पानी का वर्टिकल मूवमेंट होता है, यानी कि और ज़्यादा नीचे जब निच्छालन होता है, तो उसको हम परकोलेशन कहते हैं। और अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर वो आपसे पूछता तो वो फिर हमारा सीपेज कहलाता है। आई होप आपको ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे बात हो रही है द राइस वेराइटी ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू, यानी भारत में उगाई जाने वाली धान की किस्में से संबंधित हैं। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंडिका, यानी इंडिया में जो कल्टीवेटेड राइस वेराइटी हैं वो इंडिका के ही अंतर्गत आती हैं। एक जैपोनिका होती है और एक जवानिका होती है। तो याद रखिएगा जो जवानिका है उसको हम बालू राइस भी कहते हैं। ये प्रश्न कई सारे एग्जामों में पूछा गया है, आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैपोनिका जो होती है वो शॉर्ट टाइप का प्लांट होता है। इंडिका की अगर हम बात करें, जो प्लांट होता है वो टॉल होता है, यानी थोड़ा सा लंबा होता है। और इसका 2N आप याद रखिएगा राइस का, क्योंकि राइस जो है एक ऐसी क्रॉप है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो राइस के रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन भी अगर आ जाएंगे तो वो सबके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो 2N है वो 24 होता है, और राइस का जो टेस्ट वेट होता है वो 25 ग्राम होता है। और C3 टाइप का ये प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। और इसके लिए जो एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है प्लांट ग्रोथ के लिए, वो 21 से 36-37 डिग्री, यानी 21 से 37 डिग्री के आसपास होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको याद रखना है। और इसमें 3 कॉन्सेप्ट और होते हैं, वो आप याद अगर रख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे कि इसमें समझ लेते हैं हम। एक होता है अस सीज़न के हिसाब से, एक होता है अमन, और एक होता है बोरो। ठीक है, अस का जो सोइंग टाइम होता है वो होता है मई से जून के टाइम, मतलब मई के टाइम होता है, अप्रैल से मई आप इसको मान सकते हैं। मई याद रखिए, यानी कि आप खरीफ से पहले वाला जो सीज़न होता है उसको अस कहते हैं। सोइंग टाइम इसका होता है अप्रैल से मई। ठीक है, अमन जो होता है ये खरीफ वाला सीज़न होता है, इसको अमन भी कहा जाता है, सब लोग जानते होंगे। खरीफ का जो सोइंग टाइम होता है वो जून जुलाई के आसपास होता है धान का। ठीक है, और बोरो जो होता है इसको हम स्प्रिंग टाइम भी हम इसको बोल सकते हैं। मेनली ये नवंबर से दिसंबर के टाइम पे इसकी सोइंग हम करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट्स में से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछता है। ठीक है, सबसे पहले आता है अस, यानी खरीफ से पहले आता है जो मई के आसपास होता है। अमन यानी कि जो खरीफ का टाइम होता है उसी सीज़न को हम अमन कहते हैं धान में। और बोरो जो होती है, बोरो हम स्प्रिंग टाइम को बोरो कहते हैं, जब उस टाइम स्प्रिंग टाइम में हम उसकी सोइंग करते हैं, नवंबर से दिसंबर के आसपास का जो टाइम होता है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे बात कर रहा है व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्शन विल बी, यानी जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तब सीमांत उत्पादन होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, और इसका जो आंसर है वो है
जीरो। जान लेते हैं। याद रखिएगा कि जब टोटल प्रोडक्शन यानी कि शॉर्ट में कभी कभी वो टीपी भी पूछ लेता है, टोटल प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो आपका जो मार्जिनल प्रोडक्शन होगा वो ज़ीरो के आसपास होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च इन इंडिया इज सिचुएटेड एट, यानी भारत में प्याज एवं लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है पुणे, महाराष्ट्र। याद रखिएगा जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑनियन एंड गार्लिक रिसर्च है ये आपका पुणे, महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। यहाँ पे बात हो रही है विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम पैडी फील्ड्स, यानी कि कौन सी गैस धान के खेतों से निकलती है। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, लगभग सभी को इसका आंसर पता होगा, लेकिन कई सारे एग्जाम में इसको पूछा गया है, तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन नया हो सकता है, तो आपको इसको याद रखना है। और इसका जो सही आंसर है वो है CH4, यानी कि धान के जो खेतों से है वो मीथेन नाम की गैस निकलती है या रिलीज होती है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, कई सारे एग्जामों में ये पूछा भी जाता है, आपको इसको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि सोयाबीन इज़ इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम USA इन, यानी कि सोयाबीन को संयुक्त राज्य अमेरिका से में भारत में ला गया। यानी कि ये पूछ रहा है कि सोयाबीन जो है, ये जो क्रॉप है, इसको USA से भारत में किस साल में, किस ईयर में लाया गया था। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और एक परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ये प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1960। तो याद रखिएगा जो सोयाबीन क्रॉप है, जो फसल है, उसको भारत USA से 1960 में लाया गया था। और सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है। पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं, सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है सोयाबीन का, वो मध्य प्रदेश में होता है। इसलिए मध्य प्रदेश को हम सोया प्रदेश भी कहते हैं और सोयाबीन को हम येलो ज्वेल भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा सोयाबीन की जो स्पेलिंग होती है उसमें SOYBEAN होता है, बाय के बाद ए उसमें नहीं लगता है, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि इन सोरघम प्लांट्स धुरिन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम, यानी ज्वार के पौधों में धुरिन को से संश्लेषित किया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है ये भी, और इसका जो सही आंसर है वो है रूट्स। तो याद रखिएगा जो धुरिन होता है, जिसको हम HCN भी हम कहते हैं, ठीक है, ये जो है रूट्स में यानी जड़ों में ये संश्लेषित यानी सिंथेसाइज्ड होता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है ग्राउंडनट की। ग्राउंडनट पैग्स डेवलप्ड इन दी सोयल फ्रॉम, यानी कि मिट्टी में मूंगफली की जो खूंटी होती हैं, यानी पैग्स जो होते हैं उनको हिंदी में हम खूंटी बोलते हैं, वो से विकसित होती हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और कई सारी परीक्षाओं में इसको पूछा भी जाता है, तो आपकी परीक्षा के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रश्न ये हो सकता है। जानते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है फ्रूट्स, यानी कि जो पैग होते हैं, जो खूंटी होती हैं, वो फ्रूट्स से ही डेवलप होती हैं, या फ्रूट्स का ही वो मॉडिफाइड वर्जन होता है, मॉडिफाइड रूप होता है वो। तो यहाँ पे हम ग्राउंडनट के बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। जैसे कि इसका जो ओरिजिन है वो भी कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है। ग्राउंडनट यानी मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है उसको हम ब्राज़ील मानते हैं, ब्राज़ील इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं हम। और ये सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, C3 प्लांट है। और इसके जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम पॉड्स भी कहते हैं, पॉड्स भी हम उनको बोलते हैं, फलियाँ जिसको हम बोलते हैं। कुछ अलग अलग प्रकार की मूंगफलियाँ होती हैं, जैसे कि इनकी ग्रोथ हैबिट के हिसाब से, जैसे बंच टाइप होती है गुच्छे वाली, एक स्प्रेडिंग टाइप होती है और एक सेमी स्प्रेडिंग टाइप होती है, ठीक है। जो बंच टाइप यानी गुच्छे वाली जो मूंगफलियाँ होती हैं, वो उनकी जो बीज दर होती है, सीड रेट जो होती है, वो 80 से 100 kg पर हेक्टेयर होती है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है। और इसकी जो स्पेसिंग होती है वो 30 × 10 सेंटीमीटर होती है बंच टाइप की। और अगर हम स्प्रेडिंग टाइप की अगर हम बात करें तो स्प्रेडिंग टाइप की जो सीड रेट होती है वो इससे थोड़ी सी कम होती है,
वो होती है 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर होती है। और इसकी जो स्पेसिंग होती है वो होती है 45 गुणा 10 सेंटीमीटर। ये दोनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्योंकि कई सारे एग्जामों में इनको पूछा गया है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट और आप जान लीजिए, जो डेप्थ ऑफ सोइंग होती है, मतलब कि जो बीज की गहराई, हम कितनी गहराई पे हमको बोना चाहिए मूंगफली को, तो वो होती है 5 सेंटीमीटर। ये भी आपको याद रखना है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। यहाँ पे बात हो रही है एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेचुरल फंजीसाइड इज, यानी एक प्राकृतिक कवकनाशी का उदाहरण है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और एक परीक्षा में ये पूछा गया प्रश्न है। आपकी परीक्षा के हिसाब से भी ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है बायरॉन एसिड। याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम बात कर रहे हैं तो जो नेचुरल फंजीसाइड है यानी कि प्राकृतिक कवकनाशी जो है बायरॉन एसिड है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है जूट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, यानी जूट का जो तंतु होता है वो किससे बना होता है, ये यहाँ पे बात हो रही है। और काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर। याद रखिएगा जो जूट होता है ये सेकेंडरी फ्लोएम फाइबर से ही मिलकर बना होता है। कुछ पॉइंट्स हम जान लेते हैं जूट के संदर्भ में। ये दो टाइप का माना जाता है, एक होता है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस और एक होता है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। जो कैप्सुलरिस होता है उसको हम वाइट जूट, सफ़ेद जूट या फिर हम तीता भी इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है ओलिटोरियस, इसको हम बोलते हैं मीतापत या फिर हम इसको टोसा, ये कई ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है टोसा, तो इसको हम टोसा भी कहते हैं। ये पॉइंट्स को आपको याद रखना है। बाकी इसका सीड रेट जो होता है वो होता है 6 से 8 केजी पर हेक्टेयर, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो वेट होता है वन बेल का वो होता है 180 केजी। ये पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे बात हो रही है कि फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, यानी रेशेदार जड़ तंत्र निम्न में से किस में पाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है और इसका जो सही आंसर है वो है मोनोकोट प्लांट। मोनोकोट प्लांट्स में जो रूट सिस्टम होता है वो मेनली फाइब्रस टाइप का यानी रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है परफ्यूम आर मेड फ्रॉम, यानी इत्र निम्न में से किससे बनाए जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ईस्टर भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड और मेथेनॉल, यानी कि यहाँ पे ये सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ दीज, इन सबों से सभी से परफ्यूम बनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। यहाँ पे बात हो रही है नेम ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ वाटर इरोजन इज, यानी कि जो जल कटाव का प्रथम रूप होता है उसका क्या नाम है, यहाँ पे ये पूछ रहा है। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है सॉइल इरोजन से भी। तो जान लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है स्प्लैश। इनकी जो स्टेज हैं उनको आप ज़रा समझ लीजिए। पहली जो स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं स्प्लैश, दूसरा होता है शीट, तीसरा होता है रेल, फिर होता है गली और पांचवा जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं रेवाइन। रेवाइन उस स्टेज का नाम होता है पांचवी वाली का। ठीक है, तो पहली है स्प्लैश, शीट, रिल, गली, रेवाइन, ये सब क्रम से मतलब सॉइल इरोजन का बढ़ता हुआ रूप होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। एक वाटर इरोजन होता है और एक विंड इरोजन होता है, तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और इसका जो सही आंसर है वो है स्प्लैश इरोजन। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो यहाँ पे बात हो रही है गुआवा की। क्या हो रही है जान लेते हैं। इन गुआवा टेकिंग ऑफ विंटर क्रॉप इंस्टीड ऑफ रेनी सीजन क्रॉप इज कॉल्ड, यानी कि अमरूद में वर्षा ऋतु की फसल के स्थान पर अगर शीत ऋतु की फसल को हम ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, जान लेते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर है वो है क्रॉप रेगुलेशन। तो याद रखिएगा अगर हम अमरूद में यानी गुआवा में वर्षा ऋतु के स्थान पर अगर हम शीत ऋतु की फसल को लेते हैं तो उसको हम क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। ठीक है, और मेनली ये किस लिए करते हैं, ये जो फ्रूट फ्लाई होती है उसको अटैक को रोकने के लिए या कम करने के लिए हम ये प्रोसेस को हम अपनाते हैं। और
कुछ वैरायटी को आप याद रखिएगा, जैसे कि वो पूछता है बेहट कोकोनट। बेहट कोकोनट में कई सारे वीडियोस में इसको बता चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है ये। बेहट कोकोनट जो है वो गुआवा की ही वैरायटी है। जब भी एग्जाम में पूछेगा ऑप्शन में कोकोनट, आंसर ऑप्शन जरूर देगा, उसको बच्चे टिक कर देंगे। तो याद रखना बेहट कोकोनट जो है ये सीडलेस गुआवा है, यानी कि बीज रहित अमरूद है, और ये अमरूद की एक वैरायटी है। ठीक है, एक वैरायटी और है जिसका नाम है एप्पल कलर। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, एप्पल कलर है, ये भी आपकी गुआवा यानी अमरूद की ही ये वैरायटी है। फिर ललित के बारे में सब लोग जानते होंगे। एक पूछता है वो चित्तीदार, तो चित्तीदार भी ये गुआवा की ही एक वैरायटी है। आई होप आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही है आज के प्रश्न की, तो इससे पहले हम पुरानी वीडियो में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उसका आंसर हम डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैं यहाँ पे बताऊँगा, वो था PWP यानी कि परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट किसके द्वारा दिया गया था, ये प्रश्न था। और उसका जो सही आंसर है वो है ब्रिक्स एंड सांट्स। तो याद रखना PWP जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिक्स एंड सांट्स, दो जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा दिया गया था। ये था उसका सही आंसर। अब हम बात करेंगे आज के प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ पोटेशियम इन DAP इज, यानी कि जो पोटेशियम होता है वो कितने प्रतिशत होता है DAP में, डाई अमोनियम फॉस्फेट में, ये आपको यहाँ पे बताना है। 4 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक सही आंसर है जिसका जवाब आपको कमेंट में बताना है, और इसका जो सही आंसर है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छे से पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक एग्री मंत्रा चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही चाहें तो एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।